आज हम सामाजिक संरचना और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामाजिक संरचना क्या होती है इसके बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि प्रकार क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया था कि एक समाज इस प्रकार से हम इसके बाहरी स्वरूप को सामाजिक संरचना कहते हैं। अब ये उठता है प्रश्न कि प्रकार क्या होता है। प्रकार हम उसको कहते हैं समाज में जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम प्रकार की श्रेणी में रखते हैं। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाए रखने में समाज की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वो सब सकारात्मक योगदान देती हैं, पॉजिटिव उनका एटीट्यूड होता है। अब यहाँ पर हम अनेक इकाइयों की बात कर सकते हैं। ये जितनी भी इकाइयाँ हैं ये सभी समाज के स्वरूप को स्थायी बनाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है इनका, या सकारात्मक योगदान देती हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल कि मनुष्य का जो शरीर होता है उस मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं और वे अंग अपना अपना कार्य करते हैं। अब जैसे हम बात करें कि आँखें हैं तो आँखों का प्रकार क्या हो गया, देखना। कानों का प्रकार क्या हो गया, सुनना। नाक का प्रकार हो गया सूंघना। तो ये जो प्रकार होते हैं ये उस शरीर के प्रति अपने सकारात्मक योगदान देते हैं ताकि कि शरीर सामान्य रूप से सही काम करता रहे। यही चीज़ हमको मान लीजिए किसी विद्यालय के अंदर कोई फंक्शन होता है तो जो फंक्शन होता है उस एनुअल फंक्शन को हम प्रकार के रूप में देख सकते हैं, या वहाँ पर जो प्राचार्य है वे प्रकार का कार्य करते हैं। अर्थात महाविद्यालय को चलाने के लिए इकाइयाँ अपना सकारात्मक योगदान, पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पर देती हैं। अब यदि मान लीजिए कि हम किसी समाज की बात कर रहे हैं तो समाज के अंदर अलग अलग तरह के कार्य किए जाते थे, व्यवसाय किए जाते थे। वो व्यवसाय भिन्न भिन्न हो सकते थे। उन व्यवसायों को चलाने के लिए या समाज के अंदर उन व्यवसायों को बनाए रखने के लिए जो काम होता था वो प्रकार कहलाता था। या हम ये कहें कि कोई व्यक्ति किसी पद पे है, जैसे मुख्यमंत्री है, महापौर है, तो ये भी समाज के अंदर अपना प्रकार देते रहते हैं। अब इसके बाद हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो है सामाजिक संरचना एवं प्रकार पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचार। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी इसके अंदर प्रकार के बारे में बताया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में संरचना और प्रकार के बारे में बताया है। ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा का जो प्रयोग है वो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों पर और अफ्रीका की जनजातियों पर किया था। ऑस्ट्रेलिया की और अफ्रीका, इन जनजातियों पर अध्ययन किया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंता जनजाति पर विशेष रूप से ब्राउन ने अध्ययन किया था। तो उन्होंने पाया
कि पूरी जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वे सभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकार्यात्मक योगदान देती। इकाइयाँ मतलब इस जनजाति समूह के अंदर जितनी भी इकाइयाँ हैं वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान प्रदान करती हैं। अब ब्राउन ने ये भी बताया कि जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उन सभी इकाइयों में एक सीक्वेंस होता है, एक क्रमबद्धता होती है, एक सीक्वेंस पाया जाता है, एक क्रमबद्धता होती है। अब इकाई कौन हो गए? इकाई हम मानते हैं कि मनुष्य है। मनुष्य को हम इकाई इसलिए मानते हैं क्योंकि वो विभिन्न समूहों से जुड़ा हुआ होता है। अब जितनी इकाइयाँ होती हैं उनमें एक निश्चित स्वरूप भी होता है, या हम ये कहें कि सामाजिक संरचना को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। और इन सभी इकाइयों में मूवमेंट होता रहता है, निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। तो हम यहाँ पर गतिशीलता भी लेते हैं। निश्चित है किसी भी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए उसके सदस्य, उसकी इकाइयों का गतिशील होना आवश्यक है। गतिशीलता के कारण ही सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर अपने मूल स्वरूप में बना हुआ रहेगा। अब चूँकि जहाँ भी सोशल स्ट्रक्चर है, जो भी सामाजिक संरचना है, उसका वहाँ के स्थानीय पर्यावरण, लोकल एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट भी पड़ता है। स्थानीय पर्यावरण, अब मान लीजिए कि हम किसी जनजाति की बात कर रहे हैं, चूँकि रेडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया की जनजाति की बात की है। इस तरह से हम अलग अलग जनजातियों का भी देखते हैं। तो कोई जनजाति भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर निवास करती हैं, कोई साउथ में निवास करती हैं, कोई निमाड़ की तरफ निवास करती हैं, और कोई अलग अलग जगह पर निवास करती हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो जनजाति जहाँ निवास करती है वहाँ का पर्यावरण उसको प्रभावित करे बिना नहीं रह सकता है। अब चूँकि उस पर्यावरण के साथ में उनको अनुकूलन करना होता है। मान लीजिए कहीं पर ठंड अधिक है, कहीं गर्मी अधिक है, कहीं पर बाढ़ अधिक आ रही है, कहीं पर कुछ भूकंप आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सामाजिक संरचना भी बदलती रहती है और वो उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलन या एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ और भी दिखाई देती है कि यहाँ पर परिवर्तनशीलता भी इसका एक मुख्य गुण होता है। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, बड़े क्रमिक गति से होते हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके से होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, फिर भी सामाजिक संरचना अपने आप में गतिशीलता बनाए रखती हैं। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिए थे कि जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर है, वो मनुष्य का शरीर भी उसके सारे जो अंग हैं वो प्रकार्य का कार्य करते हैं। या हम ये कहें कि हमें जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, उस इंद्रधनुष के अंदर भी सीक्वेंस एक निश्चित होती है, वहीं पर वे रंग हमें दिखाई देते हैं विबग्योर। तो ब्राउन का ये मानना है कि संरचना का निर्माण मनुष्य के बीच में पाए जाने वाले सोशल रिलेशनशिप की एक क्रमबद्धता है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि अगर वो सीक्वेंस के अनुसार काम करता है तो वो उस सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, उसकी गतिशीलता को बनाए रखता है, उसकी निरंतरता को बनाए रखता है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों पर
निर्भर करती है, सोशल रिलेशन पर निर्भर करती है सोशल स्ट्रक्चर। अब ये किस प्रकार से हो सकता है कि सामाजिक संबंध, इसके लिए रेडक्लिफ ब्राउन ये मानते हैं कि कई परिवार मिलकर के और एक सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कई परिवार मिलकर के और एक सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रही हूं। अब परिवार किससे मिलकर के बना होता है? परिवार मिलकर के बनता है माता, पिता और बच्चे। बच्चों से मिलकर के बना होता है। अब सामाजिक संरचना की जो मुख्य इकाई रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को ही सामाजिक संरचना का उन्होंने प्राइमरी एक्टर माना है। ये मुख्य एक्टर कौन हो गया है? मनुष्य। और इसी के आसपास पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य के चारों ओर सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब हम ये कहें कि सामाजिक संबंध का जाल होता है, अर्थात वो कौन सी चीजें होती हैं जिसके कारण कि मनुष्य इस जाल में फंसा होता है? वो होता है नातेदारी। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है पूरा नातेदारी क्या होती है। तो उस सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य अपनी उस नातेदारी, उन संबंधों को जिस पद पे होता है, जो परिवार के अंदर उसकी भूमिका होती है, जो उसकी परिस्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ब्राउन ये भी मानते हैं कि नातेदारी संबंध दो मनुष्यों के बीच होते हैं और सारी सामाजिक संरचना इन्हीं संबंधों के ऊपर निर्भर करती है। ब्राउन का ये भी मानना है कि जो मनुष्य होते हैं और एक व्यक्ति होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है, भिन्नता होती है। एक है मनुष्य और दूसरा है व्यक्ति। ब्राउन कहते हैं कि ये दोनों में भिन्नता पाई जाती है। अब भिन्नता किस प्रकार की होती है? जो व्यक्ति होता है उसके अंदर बायोलॉजिकली हमको, उसके जो ऑर्गन है उनमें बायोलॉजिकली हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके विभिन्न अंग, अंगों में क्रमिक विकास, यहाँ पर इस प्रकार से हमको बच्चा, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, इस प्रकार से हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी ओर हम कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य समाज में कई पदों पर काम करता है। अब वो चाहे डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है,
वो किसी भी पद पे रह कर के काम करता है, परंतु परिवार के अंदर उसकी स्थिति क्या होगी? पिता की होगी, किसी का भाई होगा, किसी का मामा होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का ससुर भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर हमको उसके पद के अनुसार उसकी स्थिति में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, और यही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। यही सारी चीज़ें सामाजिक संरचना का निर्माण करने में सहयोग देती हैं। अब इसमें सहयोग तो देती हैं, परंतु यहाँ पर हम ये देखें कि प्रकार को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक संरचना का एक निश्चित स्वरूप होता है। अब पहला पॉइंट हो गया हमारा निश्चित स्वरूप। दूसरा, निरंतर गतिशीलता, डायनेमिक कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि क्या है कि कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गतिशीलता हमको दिखाई ना दे। यहाँ पर परिवर्तन भी हो रहे हैं, यहाँ पर गतिशीलता भी हमको दिखाई दे रही है। जैसे व्यक्ति के अंदर बायोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं वो उसकी कोशिकाओं में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है, कोई पतला रहता है, कोई काला है, कोई गोरा है। परंतु शरीर के सभी अंग जहाँ निश्चित जगह है वहीं पर ही रह करके और काम करते हैं। केवल स्वरूप के अंदर हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सामाजिक संरचना का स्वरूप भी स्थायी होता है। जैसे मनुष्य के शरीर, हमें पता है, हम जैसे ही किसी का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या मनुष्य के शरीर है, तो हमारे दिमाग में वैसे ही तुरंत एक आकार हो जाता है। हम कहते हैं कोई गाय है या कोई हाथी है, तो तुरंत हमारे मन के अंदर एक इमेज तुरंत बन जाती है। इसी प्रकार से जो इमेज हमारे दिमाग में आती है वो इमेज निश्चित व्यक्ति के लिए ही होती है या निश्चित पशु पक्षियों के लिए ही होती है। ऐसा नहीं है कि उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो सामाजिक संरचना का स्वरूप है वो भी स्थायी होता है। उसमें मनुष्य आते जाते रहते हैं और नए सदस्य पुराने सदस्यों का स्थान ले लेते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उदाहरण के लिए एक कॉलेज है। अब इस कॉलेज के अंदर प्राचार्य भी है, विभाग अध्यक्ष भी है, प्रोफेसर भी हैं, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, और सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पर छात्र छात्राएं। अब ये कॉलेज का स्वरूप क्या है? स्थायी भी है और यहाँ पर निरंतरता बनी रह रही है। निरंतरता इसलिए बनी रह रही है क्योंकि प्राचार्य भी आए और दूसरे चले गए, विभाग अध्यक्ष भी आए चले गए, प्रोफेसर भी बदले चले गए, कर्मचारी काम करने वाले भी आए रिटायर हो गए, चपरासी भी, छात्र छात्राएं भी जो आए थे वो पढ़ने के बाद में यहाँ से निकल गए। ये हम एक एग्जाम्पल इसलिए लिया कि मान लो कि 1960 के अंदर कोई कॉलेज था, वो 1975 में भी वैसा ही है, 1919 या 1990 में भी वही है, और 2020 के अंदर हम देखें तो भी वही उसका स्वरूप हमको दिखाई देगा। इसमें छात्र छात्राएं आते रहेंगे चले जाएंगे, निरंतरता बनी रहेगी। प्राचार्य आएंगे चले जाएंगे, प्रोफेसर आएंगे रिटायर हो जाएंगे। तो ये निरंतरता जो बनी रहती है, उसी निरंतरता को अगर हम देखें तो समाज में भी यही सोशल स्ट्रक्चर, यही सामाजिक संरचना बनी रहती, केवल सदस्य बदलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है स्थानीयता का प्रभाव।
लोकेलिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना के ऊपर वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वह व्यक्ति के संबंधों को भी प्रभावित करता है। आज अगर हम देखते हैं तो घर से लेकर विश्व तक मनुष्य के सामाजिक संबंध फैले हुए हैं और ये सामाजिक संबंध सामाजिक संरचना के एक भौगोलिक क्षेत्र व्यक्ति के व्यवहार, उसके संबंध और उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गांव की संरचना शहर की संरचना से भिन्न होती है। अब हम यहाँ पर तुलना करें कि मान लो कि महाराष्ट्र के जो गांव हैं वो तमिलनाडु के गांव से भिन्न हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो भौगोलिक पर्यावरण है उनका प्रभाव व्यक्ति या इकाइयों के ऊपर पड़ता है और वहाँ के संबंधों के ऊपर भी हमको दिखाई देता है। इसके बाद आता है संस्थाओं का महत्व। संस्थाएं हम सभी जानते हैं कि संस्थाएं क्या होती हैं। अब देखते हैं कि सामाजिक संरचना में अनेक संस्थाएं होती हैं और उनका योगदान भी उन संबंधों को बनाए रखने में सुचारू रूप से बना रहता है। हम उदाहरण देखते हैं कि जितनी भी प्रथा, परंपरा या मूल्य, जितने हमारे नैतिकता हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे कानून हैं, हमारी गवर्नमेंट, ये सारी संस्थाएं जो अनेक प्रकार से नियम बनाती हैं, उन नियमों का पालन समाज के सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है और सामाजिक संरचना के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इन संस्थाओं के ऊपर व्यक्ति निर्भर भी रहता है। यहाँ पर हम ये देखने वाली बात है कि प्रथा, परंपरा, धर्म, नैतिकता, ये जो चीज़ें होती हैं ये अलिखित रूप से होती हैं और इनका पालन मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने आप करता रहता है, जबकि कानून और सरकार ये सारी चीज़ें हमको लिखित में होती हैं और इनका पालन व्यक्ति डर के कारण भी करता है कि समाज के अंदर अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसकी सज़ा उसको कानून अवश्य देगा। जबकि हम ये देखते हैं कि प्रथा परंपराओं के अंदर यदि कोई प्रथा है, परंपराओं को तोड़ता है तो वहाँ पर उनको लोकल उनकी जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार उनको छोटा मोटा दंड दिया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उनको समाज से या गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से किया जाता है। अब उसके बाद में आता है नंबर 5, परिवर्तनशीलता। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना और उसके स्वरूप में बहुत ही क्रमिक विकास होता है और परिवर्तन होता रहता है, जो बहुत ही जिस प्रकार से अगर हम एक किसी बच्चे को बचपन में देखें और उसके बाद उसको युवावस्था में देखें तो कहते अरे तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए। ये जल्दी नहीं, वो उसके विकास के क्रम के अनुसार ही बड़ा हुआ है, परंतु जब हमने उसको अचानक देखा तो हम कहते अरे तुम जल्दी बड़े हो गए। अगर हम उसे रोज़ रोज़ देखते होते तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप इतनी जल्दी बड़े हो गए। तो समाज के अंदर भी सामाजिक संरचना में
क्रमिक विकास होता रहता है और वो क्रमिक विकास हमको परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन, ये इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है या कई व्यक्ति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनमें वो परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। वो धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक संरचना के अंदर हमको दिखाई देता है। जैसे हम ये कहें कि कई गांव नगरों के पास में भी होते हैं, तो जब नगरों के संपर्क में आने से उनके अंदर भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। या हम ये कहें कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो वो बहुत सारी उनकी जो संस्कृति है वो आज भी हमारे भारत के अंदर हमको दिखाई देती है। ये परिवर्तन अचानक अंग्रेजों के आने के तुरंत बाद नहीं हो गया था, इसमें भी कई साल 100 साल लग गए और वो संस्कृति को धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने अपना लिया। अब यही बात रेडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि किस प्रकार से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई भूभागों जो है वहाँ पर जनजाति बटी हुई थी और वहाँ जो व्यक्ति जन्म लेता था वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसी भूभाग के सदस्य बन करके और रहता था। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक भूभाग में जुड़े रहने के कारण जनजाति एक विशेष सामाजिक समूह बनाते और उस विशेष सामाजिक समूह को गोत्र कहते हैं। अब ये बात हमें जान लेना चाहिए कि आदिवासी मानते थे कि गोत्र जो कि इस पृथ्वी के प्रारंभ के साथ ही बना था। एक गोत्र के समूह को वो लोग झुंड भी कहते हैं। इसमें नए सदस्यों का जन्म होता है और पुराने सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि गोत्र क्या हो गया, इकाई हो गई। गोत्र को हम यहाँ पर इकाई मान सकते हैं और इसको सामाजिक संरचना भी कह सकते हैं। क्योंकि इस गोत्र के कारण ही सामाजिक संरचना बनी रहती है। इसको अभी हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस समूह या झुंड या इसमें जो भी सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता था वो इसका नेता होता या उसको हम लीडर भी कह सकते हैं। उसके नियम कानून के अनुसार पूरे के पूरे समूह के सदस्य काम करते थे। अब रेडक्लिफ ब्राउन का ये मानना है कि गोत्र या समूह जो होते थे वो आत्मनिर्भर होते थे, वो दूसरे किसी लोगों के ऊपर या किसी दूसरे समूह पर निर्भर नहीं होते थे। इस गोत्र या समूह के अंदर 50 या 60 सदस्य होते हैं। इनका समूह रहता है और जो झुंड होते हैं, हम इसको गोत्र को झुंड का नाम भी दे सकते हैं। जो झुंड होते हैं वो कई परिवारों से मिलकर के बने होते हैं और एक परिवार अनेक परिवारों से मिलकर के बनते। तो एक परिवार अपने लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं करता है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार झुंड से ऊपर होता है और गोत्र उसके भी ऊपर माना जाता है। गोत्र से ऊपर फिर जनजाति को समझते हैं या जनजाति समूह को मानते हैं। इसको हम और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि गोत्र जिसको हमने एक इकाई माना, ये अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। दूसरी बात,
इसके अंदर जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों की संख्या 50 और 60 हो सकती है। इसको झुंड भी कहा गया है और इसमें कई परिवार निवास करते हैं। अब हम ये देखें तो परिवार क्या हो गया, सबसे ऊपर परिवार हो गए, कई परिवार। उसके बाद में हमने उसको झुंड कहा, फिर हमने उसको गोत्र कहा क्योंकि ये एक साथ निवास करते हैं, और उसके बाद में हमने उसको एक जनजाति का नाम दिया। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो जनजाति होती है उन जनजातियों की अपनी एक भाषा होती है, उनकी एक प्रथा होती है और उनका अपना जीवन जीने का एक तरीका होता है। ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति अरुंता जनजाति का अध्ययन किया तो उन्होंने यह भी पाया कि वहाँ पर नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है और उस नातेदारी व्यवस्था से वो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाषा होती है जनजाति की, उनकी प्रथा होती है और उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, जीवन जीने का तरीका। ये सब होने के साथ साथ वे सभी आपस में नातेदारी किनशिप से जुड़े होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरुंता जनजाति में जब ब्राउन ने ये अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि नातेदारी के कारण ही एक व्यक्ति अनेक गोत्र से जुड़ा होता है। उन्होंने ये भी पाया कि जो व्यक्ति अपने माँ के गोत्र से जुड़ा होता है वो उस गोत्र के भूभाग पर जा करके और वहाँ पर रह भी सकता है, परंतु उसका सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि सदस्य तो वो केवल पिता के गोत्र का ही रहेगा, वहाँ पर वो आ जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम देखते हैं तो एक परिवार के अंदर कई नातेदारियाँ हमको दिखाई देती हैं। एक परिवार में 4 भाई हैं, उन चारों भाइयों की जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग गोत्र से जुड़ी हैं। उनकी संतानें अपने माँ के गोत्र के यहाँ पर आ जा सकते हैं, वो भूभाग पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, परंतु उनके सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि वो अपने पिता के झुंड के, अपने पिता के गोत्र के सदस्य रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक गोत्र के कई व्यक्तियों से संबंध रख सकता है और उसकी नातेदारी व्यवस्था में एक निश्चित स्थान होता है। सामाजिक संरचना में दूसरा एक चीज हमको और दिखाई देता है, वो है टोटम। अब टोटम क्या होता है? जब रेडक्लिफ ब्राउन ने अरुंता जनजाति का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक समूह का एक अपना टोटम होता है और टोटम को वो पवित्र चीज़ मानते हैं, पवित्र वस्तु मानते हैं और ये धर्म के साथ में जुड़ा होता है। जो भी अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होगा जिस जनजाति का, उसका टोटम जो है वो पवित्र स्थान होता है। और इस टोटम की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जनजाति के सदस्य कथाएं कहते हैं, जिसे पूरा का पूरा समाज और पूरा का पूरा झुंड जो होता है वो जानता है। अब इस समूह में गोत्र टोटम धर्म से जुड़े हुए विभिन्न उत्सव भी मनाते हैं और इसमें नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं,
सभी सदस्य इसमें अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं। इस समय यदि किसी भी प्रकार का परिवारों के अंदर कोई विवाद चल रहा हो, कोई झगड़ा हो गया हो, तो सुलझाया जाता है। ये सारी चीज़ें जनजाति के अंदर रेडक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन करने पर पाई। उन्होंने अंत में ये कंक्लूज़न निकाला कि जो सामाजिक संरचना होती है उसके अंदर सदस्य बदलते रहते हैं, फिर भी इस सामाजिक संरचना में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका, परिस्थिति, स्टेटस और रोल, आपसी संबंध, उसके रिलेशन में एक क्रमबद्धता पाई जाती है, एक सीक्वेंस पाई जाती है और वो सीक्वेंस चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। केवल जो सदस्य नए आते हैं वो पुराने लोगों की स्थिति पर पहुंच जाते हैं और जो पुराने लोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो स्थान खाली होने पर अपने आप भर जाता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो सामाजिक संरचना और प्रकार्य के ऊपर जो विचार है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।